चलो शुरू करते हैं बेटा। लॉ ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये केमिस्ट्री का चैप्टर है और इसको शुरुआत करते हैं। लगभग इस चैप्टर को पढ़ने में हमें 3 से 4 दिन लगेंगे और 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने के ऊपर है। समझना इसमें ज़्यादा है और याद कम करना है। समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उस चीज़ को हम समझेंगे। चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो चैप्टर का जैसे हम नाम पढ़ते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो हमारे मन में ख्याल आता है, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अणु एवं परमाणु। एटम मतलब परमाणु और मॉलिक्यूल मतलब अणु। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है बेसिकली अणु और परमाणु के बारे में है, मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में है। जैसे हम कोई भी चीज़ अपने घर में देखते हैं या फिर आस पड़ोस देखते हैं, चीनी हो, नमक हो, पत्थर हो, हीरा, सोना, चांदी, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, लकड़ी या फिर कुछ भी, कपड़े हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें पदार्थ कहलाती है। हिंदी में बोले पदार्थ, अगर इंग्लिश की बात करें तो दीज आर नोन एज मैटर। मैटर को हिंदी में पदार्थ बोलते हैं। अब ये सारी बातें पदार्थ आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं पदार्थ, और आखिर हम एटम किसे कहते हैं। पदार्थ मतलब तो जो भी चीज़ें भी बता दी मैंने, शुगर, सॉल्ट, डायमंड, ग्रेफाइट, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी, कॉपर, सिल्वर, ये सारी जो चीज़ें हैं एटम है, मतलब कि पदार्थ है। अब पदार्थ है तो फिर हम एटम किसे बोलेंगे, मॉलिक्यूल किसे बोलेंगे, पदार्थ तो हम समझ गए। तो इस चीज़ को समझने के लिए फटाफट हम चलते हैं अपने एंशिएंट हिस्ट्री में। एक हमारे यहाँ इंडिया में फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि कन्नड। यू कैन सी इन द बुक हियर, महर्षि कन्नड। तो ये महर्षि कन्नड थे। इन्होंने क्या करा कि जो पदार्थ है अपना, पदार्थ मतलब मैटर, इसको उन्होंने बोला कि अगर इसको काटते जाओ, जैसे यहाँ पे काटे जा रहे गोल्ड को, काटो, आधा कर दिया, फिर से काटो, फिर आधा कर दिया, फिर से काटो, फिर आधा, फिर आधा, फिर आधा, फिर आधा। इस तरह से इमेजिन करो कि किसी चीज़ को तुम काटते जा रहे हो, काटते जा रहे हो, काटते जा रहे हो और काटते जा रहे हो, काटते जा रहे हो। अल्टीमेटली एक ऐसा समय आएगा जब उस पदार्थ को, मतलब उस चीज़ को और नहीं काट सकते, उससे आगे उसको काट ही नहीं सकते। यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, देखो, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर एनीमोर, आगे उसे और काट नहीं सकते। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, सबसे बेसिक, एकदम फंडामेंटल, एकदम निचले स्तर की। अब उससे नीचे, उससे छोटा कुछ होता ही नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि अगर उससे भी छोटा है तो फिर काटो, फिर काटो और कट गया, फिर काटो, तो वहां तक छोड़ देना है जहां के बाद वो कटेगा ही नहीं। इट मीन्स वो सबसे छोटी इकाई है। तो कन्नड ने बताया था कि भैया जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो अल्टीमेट होता है, सबसे फाइनल होता है, दैट इज पदार्थ, दैट इज मैटर। उनके साथ साथ अब एक और साइंटिस्ट थे, एक और फिलोसफर मान लो, वो हमारे कन्नड, महर्षि कन्नड जो थे, उनके अलावा भी थे। ये सबसे पहले थे, मतलब कन्नड जो थे सबसे पहले थे। उन्होंने बताया था कि जो पदार्थ है वो बहुत सी सबसे छोटे से छोटे कण से मिलकर बना होता है। अभी जो हम बात करते हैं, काटते जाओ काटते जाओ, और जो सबसे लास्ट में मिला उसको उन्होंने बोला था परमाणु। एटम को हिंदी में परमाणु बोलते हैं। अब एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, सर जॉन डाल्टन थे। उन्होंने इसी परमाणु का नाम एटम रखा था। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब बिल्कुल ही सेम है, चाहे हम एटम कर ले या फिर परमाणु बोलते हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही मिलते जुलते हैं, बस नाम का फर्क है। जैसे कि अब हिंदी में बोल दे लड़का और इंग्लिश में बोल दे बॉय, दोनों तो बात सेम है। वैसे ही परमाणु बोला जाए या एटम बोला जाए, दोनों बात सेम टू सेम है, भाषाओं का फर्क है। अब दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था
पकुधा कत्यामा कत्यायामा, पकुधा कत्यायामा। उन्होंने फिर क्या बोला, एक हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडियन फिलोसफर ही मान लो, ये इंडियन ही है, ये लिखा हुआ है इंडियन फिलोसफर, इनका नाम था पकुधा कत्यायामा। वेंट अ स्टेप फर्दर एंड proposed that the particles of matter, मतलब कि पदार्थ के जो पार्टिकल्स है, कण है, जिसको हम परमाणु बोल रहे हैं, normally exist in a combined form and various combination of particles gives us various kinds of matter। मतलब ये जो परमाणु है, अलग अलग पदार्थों के परमाणु, जो मतलब कुल मिला के ये जो परमाणु है, ये अलग अलग तरह से एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक दूसरे से मिलकर। जैसे मैं बोलूं कि बेटा H2 ये पानी है, अब ये पानी है तो ये तो एक पदार्थ हो गया। अब इसमें जो एटम है वो दो है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये दो अलग अलग परमाणु मतलब कि एटम मिले हुए हैं और मिलके क्या बना दिया, एक मॉलिक्यूल बना दिया। मॉलिक्यूल कहने का मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अणु। तो ये दो अलग अलग हो सकता है, तीन बना दे, जैसे हम चीनी की बात करें C22O11 सॉरी C12 H22O11, ये होता है, ये शुगर होता है, चीनी होता है। तो अगर हम इस चीनी की बात करें तो इसमें कितने, तीन अलग अलग एटम हैं। वैसे ही अलग अलग चीज़ों में अलग अलग एटम मिलके वो क्या बनाते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक कॉम्बिनेशन में होती है, आपस में मिलती हैं और तब जाके वो पदार्थ का निर्माण करती हैं। इनको हम मॉलिक्यूल बोल देते हैं। तो हम बात फाइनली अगर करें तो ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब कि जितने भी पदार्थ है, पेंसिल एक पदार्थ है, जितने भी पदार्थ है वो सारे के सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बने होते हैं एंड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम। एटम बोलो, फिर एटम कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अगर हम बात करें कि अलग अलग पदार्थों के जो एटम होते हैं, अलग अलग पदार्थों के एटम, कुल मिला के जो अलग अलग एटम होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये अलग अलग है। तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, अलग अलग होती है। ये सारे एक दूसरे से अलग होते हैं। जब मिल जाते हैं तो कुछ और गुण निकल जाता है। जैसे अभी बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन क्या है बेटा, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, वो भी एक गैस है। बट जब दोनों मिल जाते हैं तो बच जाता है H2O। अब ये क्या है, ये लिक्विड है, तरल है, पानी हो जाता है। ये भी गैस हवा में उड़ता है, ये भी गैस उड़ता है, बट ये दोनों मिल गए दैट बिकम्स पानी, तरल होता है। तो इनकी पहले प्रॉपर्टी कुछ और, बाद में प्रॉपर्टी कुछ और, मिलने के बाद प्रॉपर्टी क्या होगी, कुछ और हो गई। तो समझना ये है कि अलग अलग एटम के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम होता है, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है। तो इतनी बात समझ में आ गई। इसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमने अभी बात कर लिया कि इस तरह से क्या करते हैं कि एटम एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। एटम एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, तो कंबाइंड होते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन का कुछ नियम होता है। कुछ नियम के हिसाब से वो एक दूसरे से कंबाइंड करते हैं और वही हम नियम पढ़ेंगे कि किस नियम से वो कंबाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग के नियम, रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें तीन लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो बारी बारी से हम तीनों चीज़ों का भी पढ़ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करने हैं। इस चैप्टर को पढ़ने में 2-3 दिन लगेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है, तो हम उसे भी पढ़ेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। 3 लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
अब ये जो लॉ बनाया गया है, ये जो नियम है, वो किस आधार पे बनाया गया है, समझना ये जरूरी है कि कैसे आखिर इन्होंने लॉ बना दिया। तो एक्चुअली में जो साइंटिस्ट होते हैं वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, अलग अलग चीज़ों को आपस में मिलाते हैं और फिर मिलाने के बाद जो बनता है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये कैसे बना, क्यों बना। तो उसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर ये 3 लॉ बना दिए गए हैं। ये सारे के सारे जो लॉ है वो बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंट पे, और उसके बाद उन्होंने वो बताते हैं कि ये देखो भैया, ये जब इसको इसको मिलाया तो ये बन गया, इसको इसको मिलाया तो ये बन गया, अरे ये तो दोनों बात सेम है। तो इस तरह से वो लॉ बन जाता है। सबसे पहले पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स द्रव्यमान संरक्षण के नियम। इन द 18th century, scientists noticed that if they carried out a chemical reaction in a closed container, मतलब वो कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा कि अगर वो 2-3 चीज़ों को या 2 चीज़ों को 3 चीज़ों को एक बंद डब्बे में एक्सपेरिमेंट करता है, कंबाइंड करता है, तो जो नई चीज़ बनेगी या तीसरी चीज़ कोई भी बनेगी तो वो पहले जो 2 चीज़ें या 3 चीज़ें मिलाई गई थी उसी के द्रव्यमान के बराबर होगा। मतलब इसको सीधा सीधा हम इस तरह से समझ ले कि कुछ 2 चीज़ें, 1 लीटर पानी, 2 लीटर सोडियम, 2 किलो सोडियम, मतलब 1 लीटर पानी तो 2 किलो सोडियम, 1 किलो पानी ले लिया, 2 किलो सोडियम ले लिया, दोनों को मिला दिया, और जो बनेगा वो कितना होना चाहिए, 1 + 1 2 होना चाहिए। चाहे जो कुछ भी बने वो दोनों मिलके 2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना हम मिलाएंगे उतना ही तो बनेगा भैया, जितना हम मिलाएंगे उतना ही बनेगा। सपोज कर लेते हैं केमिकली नहीं यहाँ पे कि मान लो मैंने 1 किलो चीनी ले लिया और 1 किलो पानी ले लिया, अब दोनों को मिला दिया, घोल दिया, शरबत बन गई। क्या शरबत 3 किलो हो जाएगा, 1 किलो हो जाएगा? नहीं, इसका वजन करेंगे तो ये कितना होगा, 2 किलो ही होगा। मतलब इन 2 चीज़ों को मिलाने पे उतना ही हुआ जितना पहले था। तो इसी का मतलब होता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब ना द्रव्यमान मिटाया जा सकता है, ना द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है, जितना मिलाओगे उतना ही पाओगे। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन समझ में आ गया। अब समझ लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन दिया किसने था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेवोइजर, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत, देख लेना। लेवोइजर 1774 में इन्होंने बताया था, जो मैंने अभी भी बता दिया। एक इंग्लिश में उन्होंने बात बोल दी, इस वाले लाइन को याद रखना, मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब पदार्थ को किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। जितना मिलाओगे उतना ही पाओगे। जितना दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद बनेगा, पहले की चीज़ और बाद की चीज़ दोनों बराबर होगी। ओके ना, अब हम बात समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये वही सारी बातें बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि एक एग्जाम्पल दे रखा है, और एग्जाम्पल फटाफट समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिया, मैं लिख देता हूँ, CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कहने का मतलब बेटा चूना, जो हम घर में यूज़ करते हैं, चूना पुताई के लिए, है ना, गाँव में जाए दादाजी खाते हैं चूना, दैट इज चूना। तो वही है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कह रहा है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले लो और उसे गर्म कर दो, हीट कर दो। हीट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो वो 2 चीज़ों में टूट जाएगा और एक चीज़ बनेगी कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और दूसरी चीज़ बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मज़े वाली बात यह है कि अगर इसको बंद डब्बे में, एकदम बंद डब्बा है और इसमें CaO3 को मैंने गर्म कर दिया, नीचे से गर्म कर दिया, तो ये जो बनेगा वो 2 डब्बे, मान एक ही डब्बा है उसी में 2 पोर्शन में आ गया, तो इसमें बनेगा CaO और CO2। तो ये जो दोनों अलग अलग चीज़ें बन रही है इस डब्बे के अंदर ही, तो उन दोनों का जो वजन है जोड़ने पे वो भी 100 आना चाहिए। जैसे 100 ग्राम को किया तो देखा गया कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है 56 आ रहा था और ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 44 आ रहा था। मजे वाली बात यह है कि दोनों को जोड़ने पर देखा गया कि वो 100 ग्राम ही आ रहा है, मतलब जितना मिलाया गया उतना ही मिला।
ध्यान रखना इस एरो से पहले जो होता है वो रिएक्टेंट होता है ना, रिएक्टेंट, अभिकारक, अभिकारक होता है। और जो बन जाता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, मतलब कि प्रतिफल, प्रतिफल। तो ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया, ये अभिकारक हो गया और ये प्रतिफल हो गया। तो इस तरह से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सीख लिया। बिल्कुल ही आसान था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब इसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट जब तुम अपनी बुक में पढ़ोगे सारी बातें समझ में आएंगी। उन सभी बातों में एक ही बात कॉमन होगी, क्या? कि जितना मिलाया जाएगा, मतलब जितना अभिकारक होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभिकारक में तुम्हें दिख रहा होगा कि खाली एक ही होता है और प्रोडक्ट में दो होता है, बट ऐसा नहीं है। अभिकारक दो चीज़ें भी हो सकती हैं या तीन चीज़ें भी आपस में मिल सकती हैं। मतलब अभिकारक कितना भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी कितना हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से एक दो में टूटेगा, नहीं, इधर दो मिलके एक बना सकते हैं। जैसे पानी के केस में था H2O2 क्या बनाता है? H2O बनाता है, तो दो चीज़ें एक बना दी। तो उस तरह से कितनी भी चीज़ें मिलके कितनी भी चीज़ें बनाई जा सकती है। ठीक है, ओके। ये कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक्सपेरिमेंट करो, तो एक्सपेरिमेंट आराम से किताब पढ़ना, बातें समझ में आ जाएंगे। देखो यहाँ भी कह रहा है बेटा, समझते बहुत आसान है। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ये चीज़ें बनेंगी। अब बात यह है, कह रहा है कि पहले तुम देख लो बेरियम क्लोराइड कितना लिया था? 20.8 ग्राम। सोडियम सल्फेट कितना लिया था? 14.2 ग्राम। तो इन दोनों को मिलाओ तो बेटा कितना आता है? इन दोनों को जोड़ दो तो 20.8 14.2, दोनों को जोड़ देगा 35 ग्राम हो जाएगा। फिर कह रहा है जो बन गया क्या बना? 23.3 ग्राम। क्या है ये? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। उसके बाद क्या? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे 11.7। फिर इन दोनों को जोड़ो, जो बन गया है कितना है? 35 ग्राम। मतलब जितना जोड़ा गया उतना ही मिला। तो ये वेरीफाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ये क्या करता है बेटा? संतुष्ट करता है। वैसे ही वो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहा है और ये कह रहा है कि एनसीईआरटी की किताब का है, तो फटाफट क्या करना है? एनसीईआरटी को देखना और फटाफट कर लेना। देखो यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट, इथेनोइक एसिड, इन दोनों चीज़ों को मिलाओगे तो बनेगी तीन चीज़ें। कोई बात नहीं, इन दोनों का वजन हम इसमें से ढूंढेंगे और यहाँ लिख देंगे और जोड़ देंगे उसको। फिर इन तीनों चीज़ों की वजन यहाँ पे ढूंढेंगे और तीनों चीज़ों को लिखेंगे। इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे, इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। देखेंगे क्या कि ये दोनों मिलने के बाद और ये तीनों मिलने के बाद बराबर बराबर ही आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये कर दिया है, देखो यहाँ पे ये 5.3, 0.6, 11.3 आ रहा है। इन तीनों को जोड़ दिया तो फिर क्या आ रहा है? 11.3 आ रहा है। इसका मतलब क्या? जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट है। ओके, बात समझ में आ गई? गुड। अब ये बात समझ में आ गई तो ये भी एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन फिर से वही है, कुल मिला के तुम्हें एनसीईआरटी देखना है और जितने सवाल है ना एग्जाम्पल्स में वो सारे के सारे कर लेने, सब कुछ बनेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम बनना ही बनना है। अब देखो इतना जो पढ़ लिया, तो अब मैं बता देता हूँ कि आगे की चीज़ तुम्हें समझ में तभी आएगी जब तुम्हें याद होगा। क्या याद है ना? क्या याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। हीलियम कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। लिथियम कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं तुम्हें याद होनी चाहिए। वहाँ पे एक बुक है, अगर तुम्हारे पास है तो उसमें से लिख लेना। पहले से याद है तो ओके, जिसको याद नहीं है उसको एक बार रिवीजन कर लेना कितने नंबर पे आता है और इसका द्रव्यमान कितना होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7। इस तरह से तुम्हें कम से कम 20 तक याद करने हैं। कितने तक? 20 तक याद करने हैं, तब जाके आगे ही कार्रवाई में बताऊंगा अगली क्लास में। आज इतना ही इसलिए क्योंकि तुम्हें याद नहीं, अगर याद नहीं बेटा समझ में नहीं आएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होना। मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ, तुम अपना टाइम वेस्ट करो। तो अगली क्लास में याद करके आना, तब तक के लिए मैं ये पूरी वीडियो डाल दूंगा, तो याद कर लेना। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है, हीलियम कितने नंबर पे आता है, लिथियम कितने नंबर पे आता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4,
लिथियम के साथ। इस तरह से 20 तक याद होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू, याद होना चाहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।